चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करते हैं गांधी जी के बारे में। अच्छा, एक सवाल आता होगा आपके मन में कि आज हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2022 को, कब 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की 153वीं कौन सी 153वीं जयंती मनाई गई है। कब? 2 अक्टूबर 2022 को। तो समझते हैं इनके बारे में। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और इनका पूरा नाम जो था वो है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में विवाह हुआ था। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? कस्तूरबा गांधी। इनके चार पुत्र हुए थे। पहला हरिलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। इनका एक पांचवा पुत्र भी था, यानी इनके जो दत्तक पुत्र के रूप में जाने थे वो थे जमुना लाल बजाज। ये इनका अपना पुत्र नहीं था, बल्कि वो उनका गोद लिया हुआ पुत्र कह सकते हैं, यानी इनका दत्तक पुत्र था। आगे हम लोग समझते हैं गांधी से जुड़ी घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी शुरू से ही अन्याय और वर्ग विभाजन के खिलाफ थे और इन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए और वहाँ पे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके 1891 ईस्वी में भारत वापस आए और बम्बई तथा राजकोट में वकालत करना शुरू कर दिए। उसके बाद एक गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला झावेरी, उनका एक केस चला था दक्षिण अफ्रीका में। तो व्यापारी था, तो उन्हीं के सिलसिले में, यानी उन्हीं के केस के सिलसिले में 24 मई 1893 को गांधी जी फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखा, तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि मैं यहीं रहकर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही रहकर वकालत करूँगा और सामाजिक कार्य करूँगा। तो इसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में नेटाल क्षेत्र में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की है। उसके बाद वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही जो भारतीय रह रहे थे या फिर अन्य जो एशियाई लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए, साथ ही साथ उनके साथ जो अपमान वहाँ पे किया जाता उनको सम्मान दिलाने के लिए वहाँ पे आंदोलन करने लगे। और उसके बाद 1901 में ये वापस भारत आए और कांग्रेस अधिवेशन जो कि कोलकाता में हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन, उसमें शामिल हुए। उसके बाद फिर वापस अफ्रीका चले गए। उसके बाद 1904 में वहीं पर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फर्म, यानी कि ये एक तरह का आश्रम था, फिनिक्स फर्म की स्थापना किए और एक वीकली यानी कि साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन शुरू किए। इस पत्रिका का प्रकाशन कई भाषाओं में हुआ, लेकिन इनका एक भाषा जो कि उर्दू है इसमें प्रकाशन नहीं हुआ। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाषा में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नहीं हुआ, तो उसमें से ऑप्शन के हिसाब से तो हम लोग चुन सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन उर्दू भी रहता है। तो उर्दू भी क्या होता है, उसमें भी उसका प्रकाशन नहीं हुआ था। उसके बाद 1906 की बात करें तो 1906 में गांधी जी एशियाटिक ऑर्डिनेंस बिल, जो कि बिल था, के खिलाफ जोहान्सबर्ग में, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में ये सत्याग्रह, प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किए। ये इस बिल की बात करें, यानी एशियाटिक ऑर्डिनेंस बिल की बात करें, तो इस बिल में क्या था कि जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, तो उसके द्वारा वहाँ पे अन्य जो एशियाई लोग थे, ज़्यादातर लोग तो भारतीय और चीन के थे, तो उसमें जो एशियाई और भी जो एशियाई लोग थे उन सभी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जा रहा था। और इसके तहत उसे जाति, धर्म, वंश, जो भी ये सारा जानकारी अंग्रेज उससे मांग रहे थे। तो इसके खिलाफ, यानी कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा करने के खिलाफ जो है वहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, यानी कि वहाँ पे विद्रोह हो गया। तो उन्हीं का विद्रोह, उस विद्रोह का नेतृत्व गांधी जी ने भी सत्याग्रह करके किया है। अब इसके आगे बात करें हम लोग, तो जो अभी एशियाटिक ऑर्डिनेंस बिल था उसी को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट का नाम दिया। कब? 1907 में, यानी कि ब्लैक एक्ट के लिए जो सत्याग्रह किए वो 1907 में किए। और इसी के सिलसिले में पहली बार 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही जेल में गए,
यानी जेल की सज़ा हुई उनको। उसके बाद इसी तरह अन्य आंदोलन चलते रहे और वो अपना जेल भी हुआ, फिर भी वो इसी तरह के जो आंदोलन है उसमें भाग लेते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में वकालत वहाँ पे करते रहे। तो उसके बाद 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटने के क्रम में ही उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसे हिंद स्वराज कहा गया, यानी कि हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना कर दी है। उसके बाद 1910 में ही जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फर्म की, ये भी एक तरह का आश्रम था, लेकिन टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किए और इस तरह से गांधी जी 1893 से लेके 1914 तक प्रवासी जीवन जिए, यानी कि कुछ समय भारत में बिताया तो कुछ समय दक्षिण अफ्रीका में। तो इस तरह से वो प्रवासी जीवन यानी कि NRI के जीवन जी रहे थे। उसके बाद फाइनली 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आ गए और वापस भारत आकर ही फैसला किए कि हम अब यहीं पे रहेंगे और यहीं से जो यहाँ की जो किसानों की स्थिति है, मजदूरों की जो स्थिति है, उन्हें न्याय दिलाएंगे और वकालत करेंगे तथा अन्य आंदोलन यहीं से अब स्टार्ट करेंगे, भारत के लिए अब करेंगे। तो उन्होंने जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए तो इसके याद में, यानी कि उस दिन को हम लोग हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो जब 1915 में भारत आए थे तो उस समय गुजरात के कोचरबेग में एक आश्रम की स्थापना किए जिसे साबरमती आश्रम कहते हैं। उसी आश्रम में गांधी जी के रहने के लिए एक कुटिया बना था जिसे हृदय कुंज कहा जाता है। और इस आश्रम के लिए जो धन उपलब्ध कराया, यानी कि जो पैसा दिया, वो कौन दिए थे? अम्बालाल साराभाई जी। इन्होंने ही साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए पैसा दिए थे। उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार। तो इसमें भी गांधी जी ने भाग लिया, यानी कि दूसरा बार जब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया कब? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल थे, जो कि बिहार के चंपारण के थे, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को तीनकठिया प्रणाली, जो कि बिहार के चंपारण में चल रहा था, तीनकठिया प्रणाली से अवगत कराया, यानी उनके बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया कि किस तरह से अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। अब बात करें तीनकठिया प्रणाली की, तो इसमें क्या था कि अंग्रेज प्रत्येक किसान से उसके जो हर 20 कट्ठे के ज़मीन पे 3 कट्ठे नील लगाने के लिए कहता था और किसान नील नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि नील लगाने से जो है खेत की उर्वरता शक्ति बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। तो इसी को तीनकठिया प्रणाली कहा जाता है, यानी तीनकठिया पद्धति कहते हैं। तो गांधी जी जब इसके लिए चंपारण सत्याग्रह किए तो हालांकि उस समय तीनकठिया पद्धति समाप्त हो गई थी, लेकिन जो नील्हे जमींदार थे, यानी कि जो नील की खेती करवाने वाले जो जमींदार थे, वह किसानों के खेत को वापस नहीं कर रहा था और वापस कर भी रहा था तो उसके बदले उससे धन की मांग करता, यानी कि पैसा मांगता। तो इसी के विरुद्ध गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए और जब चंपारण में वो सत्याग्रह करने आए तो उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी उनके साथ चंपारण आए थे। और इन्हीं आंदोलन के दौरान, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह किए। बात करें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, तो इसमें जो मजदूर थे वह अपनी पगार, यानी कि अपना जो मजदूरी है वो बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उनकी जो पगार थे वो बढ़ा नहीं रहे थे। यानी कि अंग्रेज पहले तो वादा किए थे कि 30% बोनस देंगे, लेकिन बाद में सिर्फ 15% ही बोनस दे रहा था। तो इसी के विरुद्ध, यानी कि 30% बोनस प्राप्त करने के लिए वहाँ के जो मजदूर लोग थे वो आंदोलन कर दिए और उनका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि वहाँ जो किसान थे खेड़ा में, तो वहाँ के किसान का जब फसल बर्बाद हो गया फिर भी अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती मालगुजारी या फिर जिसको बोल सकते हैं राजस्व कर, जिसे हम लोग भूमि कर भी कह सकते हैं, भूमि कर की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि जब ये फसल ही बर्बाद हो गई तो फिर हम इसका राजस्व, यानी कि इसका जो राजस्व कहाँ से दें। तो इसी के विरोध में, यानी कि उनका कहना था कि जब फसल बर्बाद हो गई तो उसका जो कर्ज या एक तरह का कह सकते हैं, उसका जो कर टैक्स है वो समाप्त कर दिया, यानी कि टैक्स ना लिया जाए। तो इसी के विरोध में आंदोलन किया गया और उसका नेतृत्व भी गांधी जी कर रहे थे।
यहाँ चीज़ एक और ध्यान रखना है कि जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था तो उसमें पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। उसके बाद बात करें आगे तो 19 मार्च 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट लाया गया था। यह क्या था? यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था, इसीलिए हम लोग इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसका एक अन्य भी नाम होता है ARA। इसका एक अन्य नाम है ARA, यानी कि एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट। यह बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून था और इसका काफ़ी सारा विरोध हुआ। गांधी जी ने तो इसे ब्लैक लॉ कहा। उसके बाद इसका काफ़ी सारा विरोध होते रहा और अंततः 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल कर दिए और इसके विरोध में कई लोगों को, यानी कि इस जो आंदोलन चल रहा था, इसका एक्ट जो आया था रॉलेट एक्ट, इसके विरोध में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे, तो इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को भी 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे उनको छुड़ाने के लिए सभी आम लोग मिलके पंजाब के अमृतसर में एक बाग था, जलियांवाला बाग, वहाँ पे एक सम्मेलन कर रहे थे और उसमें जो उस समय पंजाब का गवर्नर था जनरल ओ डायर, उन्होंने अपने सेनापति आर डायर को आदेश दे दिया कि वहाँ जाके सभी पे गोलियाँ चलाओ। यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे जो उपस्थित थे तो जनरल ओ डायर ने अपने सेनापति आर डायर को गोली चलाने की अनुमति दे दिया है और इस तरह से वहाँ कई सारे लोग मारे गए। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिला सभी लोग मारे गए और इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जो कि बहुत ही दुखद थी। तो इसी तरह से गांधी जी देश को आज़ाद दिलाने के लिए साथ ही देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कई तरह के आंदोलन करते रहे, जैसे कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह के महत्वपूर्ण आंदोलन किए और अंततः भारत को 1947 में 1947 में आज़ादी मिली और इसके लिए भारत को कई तरह के बलिदान करना पड़ा। और फिर एक और दुखद दिन आया 30 जनवरी 1948 को, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह से गांधी जी 30 जनवरी 1948 को शहीद हो गए। यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को हम लोग तो गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है इस दिन को, यानी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती यानी गांधी जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को ही एक और महान पुरुष का जन्म हुआ था। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि वे कौन महापुरुष थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था गांधी जी के अलावे, यानी गांधी जी को छोड़ के। यानी गांधी जी का तो जन्म हुआ ही था 2 अक्टूबर को, तो एक और कौन व्यक्ति हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।